Hello everyone, a very good evening to all of you. I am Shahid Khan and you're watching Triple S. So dear students, हम J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसको दो पार्ट्स में डिस्कस किया था एंड डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इसी के रिगार्डिंग आज हम आपके लिए एक MCQ सेशन लेके आए हैं, एक क्विक MCQ सेशन जिसका ये सेट 1 रहेगा एंड इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs इसी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने नोट्स निकाल लें एंड हम थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज भी कर लेंगे और उसके साथ साथ MCQs की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो हियर वी गो। जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट MCQ सेट 1। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सो द क्वेश्चन इज A person shall be disqualified for being a member of Legislative Assembly if he is so disqualified under the 10th schedule of Indian Constitution। अगर कोई Legislative Assembly of Jammu and Kashmir UT का मेंबर 10th schedule of Indian Constitution के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो असेंबली का मेंबर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका कोई मेंबर अगर डिस्क्वालीफाई होता है किसके अंडर 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो 10th शेड्यूल सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये डिस्क्वालीफाई करता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स को किन ग्राउंड्स पे? डिफेक्शंस के ग्राउंड पे। यानी कि डिफेक्शन मीन्स कि अगर पार्टी के मेंबर जो हैं वो पार्टी चेंज कर रहे हैं तो वो डिफेक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो उन कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है ये आया 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ एंड इसमें ये डिफेक्शन का लॉ लाया गया 1985 में। आप ये याद रखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। अब आपको पता है आफ्टर 370 एब्रोगेशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए ये 10th शेड्यूल जो है अब जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पे भी अप्लाई होता है। हमें अब आंसर ये करना है कि ये J&K एक्ट के किस सेक्शन में ये प्रोविजन दिया गया है कि 10th शेड्यूल अब यहाँ पे अप्लाइड है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन 28 में यह कहा गया है कि अगर कोई 10th शेड्यूल के अंडर डिस्क्वालीफाई है तो एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूं कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। उसमें से हमारे पास एक सेक्शन है 25 सेक्शन। तो 25 सेक्शन की जहाँ तक बात है तो इसमें वोटिंग के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए एंड ये सेक्शन जो है ये मैं J&K एक्ट के सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो वोटिंग किस तरह से होती है इसमें ये दिया गया है एंड इसमें वोटिंग में एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कास्टिंग वोट होता है स्पीकर को। स्पीकर सिर्फ कास्टिंग वोट डाल सकता है, यानी कि जब टाई हो जाती है स्पीकर तब वोट डाल सकता है, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वोट नहीं डाल सकता। ये 25 सेक्शन के अंडर है। इसके अलावा 19 सेक्शन जो आपके पास है तो 19 सेक्शन में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इसके अलावा हमारे पास सेक्शन 1 जो है इसमें दिया गया है टाइटल J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। ठीक है, तो टाइटल कुछ इसी तरह से है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लें कि एक और यहाँ पे चीज़ मैं आपको बता दूँ। जो ये 19 आर्टिकल के अंडर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये खुद ही चुनती है अपने मेंबर्स में ही। तो मैं आपको बता दूं 90 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के आप जम्मू एंड कश्मीर के। तो इन्हीं 90 मेंबर्स में से ही 2 मेंबर्स को, एक को स्पीकर बना दिया जाएगा एंड एक को डिप्टी स्पीकर बना दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज which article of Indian Constitution empowers the Parliament to reorganize states inside India। तो इंडिया में स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन के पावर्स जो है पार्लियामेंट को, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के थ्रू मिले हैं? तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 3 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो इनसाइड इंडिया स्टेट्स जो हैं उनको नए स्टेट्स में क्रिएट कर सकता है, यानी कि एक स्टेट को तोड़ के दो स्टेट्स बनाए जा सकते हैं, या फिर एक स्टेट को तोड़ के दो यूटीज बनाई जा सकती हैं, जो कि JNK के साथ किया गया है। अब JNK दो यूटीज में बट गया है, तो ये अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स हैं पार्लियामेंट को कि वो स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। तो इट मीन्स स्टेट की बाउंड्रीज जो है पार्लियामेंट चेंज करता है, किससे? आर्टिकल 3 से दिए हुए जो पावर्स हैं पार्लियामेंट को। एक तो होगी ये बात। अब दूसरी बात हमारे पास ये है यहाँ पे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। JKPSI में JKPSI के एग्ज़ाम में जो है आपका इंडियन पॉलिटी भी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है उस एस्पेक्ट में भी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आर्टिकल 21A आप देख रहे हैं ये डील करता है राइट टू एजुकेशन से। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो कि एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट कब बना? 2002 में। एंड राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट जब बना तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आप ये रखेंगे चीज़ें याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड फंडामेंटल राइट्स पे एक्सपेक्टेड होता है क्वेश्चन के आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 21A है। इसी तरह से हमारे पास 13 आर्टिकल है। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई लॉ बनाया जाता है एंड वो लॉ वॉयलेट कर रहा है किसको? फंडामेंटल राइट्स को, तो कोर्ट्स उस लॉ को क्या कर देंगे? नल एंड वॉइड कर देंगे, यानी कि उस लॉ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो लॉ नहीं पास हो सकता, नहीं बन सकता, नहीं एप्लीकेबल हो सकता, ठीक है। तो ये 13 के अंडर दिया है, आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके बाद एक और आर्टिकल है 368, तो ये अमेंडमेंट से डील करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब चेंजेस लाई जाती हैं तो उसको अमेंडमेंट कहा जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी चेंज लाई जाती है तो एक अमेंडमेंट एक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है ये पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है एंड एक ही आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 368। आई होप दिस इज क्लियर। इसका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Then comes question 3. J&K Reorganization Act 2019 was enacted on which of the following day? तो कौन से दिन J&K Reorganization Act जो है ये enact यानी कि ये enforce कर दिया गया, ये लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन ये रिलेटेड है इस J&K Reorganization Act से। तो मैं आपको बता दूँ इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर, आप जहाँ पे जो सी देख रहे हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे के दिन क्या हुआ? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया, एनैक्ट हो गया। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं ये नेशनल यूनिटी डे कब होता है? 31 अक्टूबर। तो इस दिन 31 अक्टूबर को क्या हुआ? J&K एक्ट जो है वो एनफोर्स हो गया, एनैक्ट हो गया। एंड यहाँ पे इस दिन क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनकी क्या होती है? बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पे ही 31 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट किया गया ये एक्ट। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं सरदार पटेल को कहा जाता था आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जयंती आपको पता है 2 अक्टूबर को होती है एंड बाकी जो भी यहाँ पे दिया गया है आप इनके बारे में पता करेंगे, आपका होमवर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 इज which of the following is the lengthiest path of the J&K Reorganization Act? तो J&K Reorganization Act में अब कुछ पार्ट्स भी हैं, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं तो मैं आपको बता दूं देयर आर 14 पार्ट्स इन J&K Reorganization Act। स्केड्यूल्स कितने हैं? स्केड्यूल्स भी मैं आपको बता देता हूं। तो देयर आर 5 स्केड्यूल्स इन J&K Reorganization Act। अगर सेक्शंस की बात करें तो ये भी आप सुन लें कि सेक्शंस जो हैं वो हैं 103। तो ये 3 जानकारियाँ इसके रिगार्डिंग। अब हमें बताना है कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है इन 14 पार्ट्स में से। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए दिया हुआ है, पार्ट 3। तो पार्ट 3 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये सबसे लेंथीस्ट पार्ट है। किसमें? J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। मैं आपको बता दूं ये सेक्शन 8 से सेक्शन 57 तक है, ये सारे सेक्शंस की रेंज इसी पार्ट में आती है। एंड इसके रिगार्डिंग एक और चीज़, इसका टाइटल जो है इस पार्ट का वो है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स, ये इसका टाइटल है।
ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं जो हमारे पास पार्ट सेकंड है। तो पार्ट सेकंड किससे डील करता है? पार्ट सेकंड जो है ये डील करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो किस तरह से स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज किया गया, उसकी 2 यूटीज़ बना दी गई। तो ये सारी चीज़ें जो है पार्ट सेकंड में हैं, जिसका ये टाइटल मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से पार्ट 8 जो है हमारे पास, पार्ट 8 हमारे पास हाई कोर्ट के रिगार्डिंग है। ठीक है, हाई कोर्ट। एंड इसमें यह भी कहा गया है कि जो JNK का हाई कोर्ट होगा वो कॉमन हाई कोर्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर यूटी का एंड लद्दाख यूटी का। ठीक है, तो एक कॉमन हाई कोर्ट होगा। एंड ये पार्ट 8 में हाई कोर्ट के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एंड पार्ट 12 का मैं अगर बता दूं तो कॉरपोरेशंस के रिगार्डिंग, जस्ट ए सेकंड में थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं। तो पार्ट 12 में हमारे पास कॉरपोरेशंस के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन लेकिन ये है ऑप्शन नंबर ए। Moving to the question number 5, that is, as per the J&K Reorganization Act, every member of the Legislative Assembly shall, before taking his seat, make and subscribe oath before dash. तो क्या करेगा? जो J&K यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे, ठीक है, वो ओथ लेंगे। यानी कि वो ओथ लेंगे, लेकिन यहाँ पे किसके सामने उनको ओथ लेना है, यानी कि उनकी ओथ जो है एडमिनिस्टर कौन करवाएगा ये हमें बताना है। तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर करवाएगा? तो क्या पर्सन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया होगा वो करवाएगा, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ J&K करवाएगा? तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उनकी ओथ एडमिनिस्टर करा सकता है, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी को अपॉइंट भी कर सकता है एंड वो व्यक्ति फिर उनकी ओथ को क्या करेगा? एडमिनिस्टर करवाएगा। तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शन जो है सही हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी जो डी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 5। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये ओथ के रिगार्डिंग जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्रोविजन की सेक्शन में दिए हुए हैं। तो ओथ के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 24 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। सेक्शन 24 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ओथ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की उसके रिगार्डिंग प्रोविजन दिए गए हैं। एंड वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी करा सकता है, या फिर वो किसी को अपॉइंट भी करता है एंड वो भी इस ओथ को एडमिनिस्टर करा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, इन विच सेक्शन ऑफ द J&K Reorganization Act 2019 टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूज्ड। तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि असल में क्या होता है? बजट होता है। ठीक है, तो ये किस सेक्शन में इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग सेक्शन 41 के अंडर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए हुए हैं। यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो हर फाइनेंशियल ईयर में क्या करेगा? एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट प्रेजेंट करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने प्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड बजट में होता क्या है? जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं पिछले साल के एंड आने वाले साल के, वो उस सब में उसमें इस बजट में रखे जाते हैं कि आने वाले साल में क्या क्या खर्चे होने वाले हैं एंड कहाँ पे पैसा स्पेंड होने वाला है। एंड बहुत सारी चीज़ें बजट में होती हैं, आप बजट के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 41 में बजट के रिगार्डिंग J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बताया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक और यहाँ पे सेक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है? सेक्शन 13। अब सेक्शन 13 किस चीज़ के रिगार्डिंग है? तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 13 में दिए गए हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग सैलरीज एंड अलाउंसेस। ठीक है, तो जो हमारे पास जस्ट ए सेकंड। तो हमारे पास सेक्शन 13 जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, इसमें दिए गया है ये प्रोविजंस कि जो 239A आर्टिकल है, 239A आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अब अप्लाई होगा जम्मू एंड कश्मीर पे। एंड जिस तरह से वो अप्लाई इससे पहले हुआ था किस पे? पुडुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी ऑलरेडी थी J&K से पहले।
ठीक है। जिस तरह से पुडुचेरी पे जे सॉरी 239A आर्टिकल अप्लाई हुआ था, अब वो उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर यूटी पे भी 239A आर्टिकल अप्लाई होगा। ये सेक्शन 13 में कहा गया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड सेक्शन 31 की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे सैलरीज एंड अलाउंसेस जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की होंगी उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो भी इनको अलाउंसेस एंड सैलरीज मिलेंगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। 13 सेक्शन में 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी बताई गई है। 41 में लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने बजट जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एलजी प्रेजेंट करेगा, वो बताया गया है। एंड 31 में सैलरीज एंड अलाउंसेस का बताया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक क्वेश्चन में 3 जानकारियां जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, Section 33 of J&K Reorganization Act 2019 states that the property of the dash shall be exempted from all the taxes imposed by or under any law made by the Legislative Assembly or by or under any other law in force in the UT of Jammu and Kashmir। तो कहता है कि सेक्शन 33 जो J&K Reorganization Act का है वो ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी होगी किसकी, डैश की, यानी इन चारों में से कोई एक जो है उसकी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी टैक्सेस से, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी इन चारों में से किसी एक की प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगाएगी, एग्जेम्प्टेड है वो टैक्सेस से। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किसकी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है टैक्सेस से। तो मैं आपको बता दूँ ये बात कर रहा है यूनियन, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की जो भी यहाँ पे क्या होगी प्रॉपर्टी होगी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, ठीक है। तो वो एग्जेम्प्टेड है टैक्सेस से, जो टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर के द्वारा या फिर किसी और लॉ के द्वारा, ठीक है। तो वो टैक्सेस जो हैं उनसे एग्जेम्प्टेड है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम एग्जाम्स परस्पेक्टिव। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप दिस इज क्लियर। Then we have question 8, when a bill has been passed by the legislative assembly। तो legislative assembly of J&K state यूटी जब क्या करेगा, किसी बिल को पास करेगा, it shall be presented to the लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बिल जाएगी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या पावर्स हैं हमें ये बताना है। गिव्स इज असेंट टू द बिल, बिल्कुल लेफ्टिनेंट गवर्नर असेंट दे सकता है बिल को। विद होल्ड इज असेंट, अपनी असेंट को रोक सकता है, बिल्कुल ये भी कर सकता है। रिजर्व्स द बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, तो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो बिल को रिजर्व भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नर कर सकता है जब बिल लेजिस्लेटिव असेंबली उसके पास भेजेगी। एंड इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे ऑल ऑफ द वो सारे जो ऑप्शन हैं वो ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वो बिल को रिटर्न भी कर सकता है वापस हाउस को, बिल को रिटर्न भी कर सकता है एलजी वापस हाउस को कि इसमें कोई अमेंडमेंट करो या फिर इसको फिर से एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये एक बार रिटर्न कर सकता है। लेकिन अगर अगेन यानी कि फिर से अगर असेंबली जो है वो उस बिल को पास करती है तो उस बार लेजिस्लेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा दोबारा उसको रिटर्न नहीं कर पाएगा, अब उसको उस बिल को पास करना ही करना है। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, वो ये है कि अगर मनी बिल हो, क्या हो, अगर मनी बिल हो तो उसको रिटर्न नहीं कर सकता लेफ्टिनेंट गवर्नर, रिटर्न नहीं की जा सकती। कौन सी बिल, मनी बिल। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड ये बिल्स के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं ये किस सेक्शन में आते हैं, सेक्शन 38, सेक्शन 38 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर आता है। इसका टाइटल है सेक्शन 38 का असेंट टू बिल्स, ठीक है। तो इसी में ये बात करता है इन सारी बिल्स की के लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या क्या पावर्स हैं। अब एक बात और सुन लो आप कि एलजी क्या करता है, रिजर्व रखता है बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। अब अगर प्रेसिडेंट एक बार रिटर्न कर दे, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बिल जाए, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली फिर गवर्नर को बिल भेजे एंड फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए बिल रखे एंड प्रेसिडेंट फिर से बिल को रिटर्न कर सकता है। तो प्रेसिडेंट 2 बार भी बिल को रिटर्न कर सकता है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ एक ही बार बिल को रिजर्व कर सकता है। एंड अगर मनी बिल है तो फिर बिल्कुल भी रिटर्न नहीं कर सकता। तो एलजी सिर्फ एक बार किसी ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी बिल को
बार बार रिटर्न कर सकता है जब भी एलजी कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास बिल भेजता है। आई होप देर इज़ नो कन्फ्यूजन। जस्ट ए सेकेंड, फिर से मैं आपको बता दूं तो एलजी अगर बिल रिटर्न करता है एंड बिल फिर से पास होती है तो फिर से एलजी दोबारा रिटर्न नहीं कर पाएगा असेंबली को बिल। लेकिन अगर एलजी ने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रखी है, प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दी, एलजी के पास बिल आई, एलजी ने फिर प्रेसिडेंट के पास बिल भेजी कि इसको फिर से एक बार देखो, प्रेसिडेंट उसको फिर से रिटर्न कर सकता है। लेकिन एक और बात, अगर मनी बिल है तो एलजी उसको रिटर्न नहीं कर सकता। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 हमारे पास है, द शेड्यूल 5 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का शेड्यूल 5 जो है वो किससे डील करता है, तो मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लॉज टू J&K को। कुछ सेंट्रल लॉज जो हैं 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो अब अप्लाई हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी पे। तो यही 5th शेड्यूल में दिया गया है एक्ट के। एंड मैं आपको बता दूं JKPSI में शेड्यूल से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड ये क्वेश्चन भी आई थिंक पूछा गया था। शेड्यूल से क्वेश्चन पूछे गए थे एंड ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके अलावा और भी कुछ शेड्यूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास शेड्यूल 1 है, सॉरी शेड्यूल 2 है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं इनसे डील करता है शेड्यूल 2 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, शेड्यूल 2 किसे, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एंड शेड्यूल 3 जो है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो J&K की अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी उनसे डील करता है। तो कौन है वो, थर्ड शेड्यूल रिलेटेड विद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सेकंड शेड्यूल डील्स विद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड 5th शेड्यूल डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लॉज टू J&K। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी के 2 शेड्यूल्स आपके लिए होमवर्क है, आप देख लेंगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर द डिलिमिटेशन कमीशन हाउ मैनी असेंबली सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू जम्मू डिवीजन। तो कितनी सीट्स रिकमेंड की हैं डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू डिवीजन के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 6। तो टोटल सीट्स इन्होंने 7 रिकमेंड की हैं, जिसमें एक कश्मीर डिवीजन को इन्होंने बढ़ाई है सीट, 6 जो है वो जम्मू डिवीजन को बढ़ाई है इन्होंने। तो टोटल हुई अब जम्मू के पास 43 एंड कश्मीर के पास 47 एंड यहाँ पे ये टोटल कितनी होगी 90 सीट्स। अगर J&K का जो ऑक्यूपाइड एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया उसको मिलाएं तो फिर हो जाती हैं 104, क्योंकि वो 24 सीट्स हैं। ठीक है, तो लेकिन करंटली सिर्फ 90 सीट्स हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये था हमारा आज का सेट 1। आई होप मज़ा आया होगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। कमेंट में लिख के बताएं कि हम कितनी जल्दी आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आएँ, उसके बाद और किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको MCQ सेशंस लेके आऊँ। तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग SSS। हैव ए नाइस डे।